तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो कंसेप्शंस थे उसको हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से हायर्टज और लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो प्रकाश की आवृत्ति और ऊर्जा में एक रिलेशन हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बैठ जाओ, ठीक है। तो उस ग्राफ को हमें स्टडी करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। तो हेडिंग कर लीजिएगा, या केवल कार्यफलन करिए, वेव वर्क फंक्शन, ठीक है। तो कार्यफलन, या इसी को प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन, ठीक है। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन क्या लिखे, कार्यफलन के वर्क फंक्शन दोनों लिखो, वो एक अंग्रेजी एक हिंदी, ठीक है। कार्यफलन वर्क फंक्शन ये क्या होती है, यानी कि कार्यफलन क्या होता है ना, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या किए थे, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी इसको समझना है और है कुछ नहीं। तो एक ग्राफ हम लोग ड्रा किए थे इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने एक रिलेशन दिखाया था कि ये ग्राफ जो था वो किसके किसके बीच में था, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और जो उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन थे उनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरफ हम लोगों ने आवृत्ति न्यू को दिखाया था, न्यू इस डायरेक्शन में, और जबकि इधर की ओर हम लोग क्या किए थे, आपतित उत्पन्न होने वाले प्रकाश की गतिज ऊर्जा यानी ई के हम लोग ले रहे हैं, ई के, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया जा रहा। तो हमें ग्राफ कैसे मिला था, तो ग्राफ हमें इस प्रकार से मिला था, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ध्यान है ना, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला था। तो स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर जहाँ पे ये टच कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो कैपिटल एक्स एक्सिस बना दीजिए और ये वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, न्यू नॉट, और इसी न्यू नॉट को हम लोग को क्या बोले थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना। तो और यहाँ इसके नीचे का पोर्शन पूरा क्या था, डॉटेड था, ठीक है, डॉटेड था। अब यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बी ले रहे हैं, कैपिटल बी, ठीक है। और इसको कुछ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ हम लोग पाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमें मिला था। अब ये क्या है, एक सीधी रेखा ना, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण होता है, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े हो, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड के रूप में, प्रवणता अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण, आनंद, y बराबर mx प्लस सी, नहीं याद आया, ठीक है। तो हमें क्या मिलता था, y बराबर mx प्लस सी, ये क्या होता था, प्रवणता अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। ये कब होता था, इसको ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन हम लोग तब ड्रॉ करते थे जब कोई रेखा x अक्ष के साथ कुछ एंगल बनाई थी, कितना एंगल, थीटा। तो x अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, वही उसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते थे, प्रवणता बोलते थे, या प्रवणता को हम लोग क्या कहते थे, m कहते थे। और m की डेफिनेशन क्या होती थी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता था आपका क्या, प्रवणता m। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता था, y बराबर mx प्लस सी, ये हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, कक्षा 10 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी चूंकि हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे सरल रेखा से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन में क्या मिलता था, तो ये हम एक प्लेट पर किए थे। हार्टज और लिनार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट प्लेट्स पर किया, डिफरेंट प्लेट्स पर मतलब पहले एक धातु की प्लेट पर, फिर दूसरे धातु की प्लेट पर। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट दूसरे धातु की प्लेट पर करें तो उसके लिए भी इसे यहाँ पर आप केवल न्यू कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किसी एक दूसरी और धातु के लिए लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें एकदम सेम टू सेम इक्वेशन मिलेगा, सेम टू सेम लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ना। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर, इस प्रकार से। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो पैरेलल बना दीजिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तो ये पहले वाली प्लेट पर जब प्रकाश इंसिडेंट कराया गया, तो पहले वाला प्लेट ना, किसी को भी आप पहला दूसरा मान सकते हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पहला वाला प्लेट है, तो इसको प्लेट नंबर 1 दे देना, ये दूसरा वाला प्लेट है तो प्लेट नंबर 2 दे देना, ठीक है। तो जब पहले प्रकाश इंसिडेंस कराया गया, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस थी, ये क्या थी आपकी b,
या B1 ले लो, और दूसरे वाले प्लेट में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग B2 ले रहे हैं, B2 ले रहे हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये प्लेट नंबर 2, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो पहले वाले प्लेट पर प्रकाश इंसिडेंट कराने पर जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो न्यू है, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं न्यू नॉट करते हैं। तो जब इन इक्वेशंस का, इन लाइंस का हम लोग क्या करेंगे, सरल रेखा का जो समीकरण है उसको लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सरल रेखा का समीकरण जब हम लोग लिखेंगे तो क्या है हमारे पास, इसको कंपेयर करके हम लिख देते हैं। तो क्या है हमारे पास, y बराबर mx प्लस c, ये सरल रेखा का समीकरण होता है, ठीक है। तो x एक्सिस के ऊपर वाले के लिए ये पॉजिटिव होता है, लेकिन x एक्सिस के नीचे वाले के लिए क्या होता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, निगेटिव, b1 की भी वैल्यू निगेटिव है, b2 की वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव तो ऊपर रहेगी ना, ठीक है। तो नीचे की ओर है तो क्या है, निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन हमारा किस प्रकार से बनेगा, तो इक्वेशन हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो y मतलब ई के, यहाँ पर y एक्सिस को क्या कंसिडर किया, ई के, ये के है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ई सफिक्स में स्मॉल के, ठीक है। तो ई के काइनेटिक एनर्जी, तो y की जगह क्या रखेंगे, ई के। तो ई के इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, m का मतलब, तो यहाँ पर हम लोग m के लिए कंसिडर कर ले रहे हैं a, कैपिटल A। तो जहाँ पे कैपिटल A क्या है, इन लाइंस की प्रवणता, एक अक्ष से झुकाव, जैसे उस इक्वेशन में m हुआ करता था, यहाँ पे a ले लिए, बस हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या, x मतलब फ्रीक्वेंसी, तो x एक्सिस पे क्या दिखा, फ्रीक्वेंसी, तो a और न्यू, ठीक है, प्लस c मतलब इधर की ओर जो भी कटान है ना, अगर पॉजिटिव पे होगा यानी एक्स अक्ष के ऊपर होगा तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे सब एक्स अक्ष के नीचे है। तो जब पहले वाले के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, b ना, और दूसरे वाले के लिए लेंगे तो b2। तो कुल मिलाकर हम b1 या b2 ना लेकर अब पहले वाले के लिए लिए न्यू, तो इसको आप b कंसिडर कर लो, ठीक है, और b2 की जगह पे b डैश कंसिडर कर लो, b1 b2 ना लेकर। तो क्या हो जाएगा, तो प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि नीचे है तो कितना हो जाएगा, माइनस b। तो जब हम लोग कंपेयर किए तो ये इक्वेशन बना ना, कितना बना, A और न्यू थोड़ा बता दीजिए फिर से। किसको, a और b को, A और न्यू को। न्यू तो चूंकि एक्स एक्सिस इसमें देखो, इस इक्वेशन को देखना है, y बराबर mx प्लस c, y क्या है, y एक्सिस पर जो भी आप लिए हो इक्वेशन, इस तरीके से हम लोग बनाते थे। तो ये हमें ग्राफ मिलता था और ये एंगल थीटा होता था, ठीक है, और ये क्या होता था, y एक्सिस। तो y एक्सिस को हम क्या बनाए, ई के, ठीक है, x एक्सिस को क्या दिखाया, न्यू ना, हाँ, न्यू एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, y की जगह पे ई के और यहाँ पे m था, तो m को हम कैपिटल A कंसिडर कर लिए, मान लिया कि यहाँ पर प्रवणता क्या है, कैपिटल A, ठीक है, और x की जगह पे न्यू, सही है ना, और यहाँ पे प्लस c था, c मतलब कि यहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस पे वृत्तखंड कटता था, यानी कि x के अक्ष की पॉजिटिव दिशा में, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव दिशा में, तो निगेटिव है इसलिए यहाँ पे b ले लिए, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ना, यहाँ पे जब हम लोग न्यू बराबर न्यू नॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो b ay माइनस b, b की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बराबर a इंटू न्यू नॉट। ध्यान से देखिएगा, तो व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट की बात करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखना, जब न्यू दोनों और न्यू नॉट के बराबर है तो उस केस में ई के आपका कितना है, ई के कितना रहेगा, 0। तो ई के आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखना, न्यू बराबर न्यू नॉट कहाँ है आपका, यहीं पे पॉइंट पे, यहीं पे है ना, न्यू बराबर न्यू नॉट, तो इसी लाइन पे है। तो इस लाइन पे ई के का कुछ मान है क्या, नहीं है। ई के का मान तो तब होगा जब ये थोड़ा ऊपर उठेगा, अभी तो यहाँ पे ई के 0 है ना, ई के इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ई के बराबर हम लोग 0 लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पूरा कितना, 0, और यहाँ पे ए न्यू की जगह पे न्यू नॉट माइनस बी ना, तो b बराबर आपको क्या मिल गया, तो b बराबर a न्यू नॉट ना। इसी b बराबर a न्यू नॉट को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्यफलन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि किसी उत्पन्न होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। कार्यफलन की डेफिनेशन सुनना, तो कार्यफलन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करे, सरफेस से इमिट हो पाए ना, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, डेफिनेशन कार्यफलन की लिख दीजिए।
किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो। धातु को इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो। धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो। धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन कहलाता है। ठीक, कार्यफलन कहलाता है। हो गया, फुल स्टॉप। लिखिए, दिए हुए ग्राफ में सरल रेखा का समीकरण सरल रेखा का समीकरण लिखने पर ग्राफ में सरल रेखा का समीकरण लिखने पर, ठीक है, तो ये आप लोग पूरा लिख दीजिए फिगर बना के। ये क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। तो ये क्या है आपका वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन। तो कार्यफलन को हम लोग क्या कहते हैं, W से डिनोट करते हैं, कार्यफलन। नोट डाउन, सही पूरा फिगर बनाना है। टाइम लिख रहा है? हाँ चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, प्रकाश वैद्युत के नियम। ठीक है, प्रकाश वैद्युत के प्रभाव के नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हाँ ये हटा दिया है का? पागल हो गया? नहीं ये नहीं, हाँ। ये बोल रहा है जो ढूंढ एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो ढूंढ के करना है वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। रीड द सेंटेंस और आंसर क्वेश्चन हियर। चुप रहो, बात मत करो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, लॉ ऑफ लॉस। चुप रहो, फोटो अमन बहुत बात कर रहे हो। इलेक्ट्रिक, हाँ तो पहले बता देते। इतना बात करने की क्या जरूरत है? नाम सुनने के लिए। हाँ यूट्यूब पे सुनोगे हमारा नाम सर जी लिए है, क्यों? हम कौनों दिन ही है अच्छे से सुना भी देंगे तुम्हारा नाम लेके। ये वाला काट दीजिए, फिर से चालू करिए। नहीं। चलो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, तो लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉस नियम है बहुत सारे, प्लूरल। हमका भी दिखा रहा है। अच्छा, LAWS। ठीक है, तो 5 नियम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, हम लोग देखेंगे। तो जो अभी तक हम लोग उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़े थे क्या क्या कैसे हो रहा था, तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है कि जो आप लोग लिखते जाइएगा साथ में। ठीक है, पहला नियम, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर क्या होती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता नहीं, पॉइंट वाइज, की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये पहला नियम था ना, हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जब हम लोग इंसिडेंट फोटॉन्स की तीव्रता बढ़ा देते थे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते थे, तो धारा का मान बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था? क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते थे। दूसरा नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था आनंद? ठीक है, तो दूसरा नियम था कि जो उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं
उनकी गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो दूसरा नियम ये भी था, इसको भी लिख लो ना। नहीं, कुछ नहीं लिखवाया गया, यहाँ पे लिखवा रहे हैं सब। तो दूसरा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता, पर निर्भर नहीं करती। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट क्या था? तो तीसरा पॉइंट इसी को करेक्ट करने में था, और करेक्ट क्या था कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा किस पे डिपेंड करती थी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है ना। तो तीसरा नियम क्या था? प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती थी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होती थी? बढ़ जाती थी। आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ जाती थी, बढ़ जाती है। हाँ, और चौथा नियम, तो चौथे नियम में हम लोगों ने क्या किया था? देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ा था ना। तो चौथा नियम आपका क्या बताता है? देहली आवृत्ति। चौथा नियम डेफिनेशन है देहली आवृत्ति को। तो यदि आपतित प्रकाश का मान एक निश्चित आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान ना, प्रकाश की आवृत्ति का मान, की आवृत्ति का मान एक निश्चित आवृत्ति से कम हो तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। फर्स्ट ऑफ, इस निश्चित आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। इस निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। और जो पांचवा नियम था, पांचवा नियम हम ऊपर लिख दे रहे हैं। आनंद नीचे देखो, आ रहा है? हाथ आ रहा है? हाथ हमारा आ रहा है। पांचवा नियम देखिए। तो पांचवा नियम क्या है? तो पांचवा नियम ये बताता है, लॉ नंबर 5, तो प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच में जो टाइम लैग है, समय पाश्चात्य, वो नहीं होती। ठीक है, तो प्रकाश के पृष्ठ पर आपतित होने, पृष्ठ पर गिरने लिख दीजिए, गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के पृष्ठ से उत्सर्जित
उत्सर्जित होने में समय पाश्चता नहीं होती। होने के बीच जो टाइम लैग है, समय पाश्चता टाइम लैग नहीं होता। ठीक है, ये पांचों नियम जो थे वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम थे। ठीक है, और इन्हीं पांचों नियमों को एक्सप्लेन किया गया पहले तरंग थ्योरी द्वारा, जो कम्प्लीटली फेल्ड हो गया, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से तरंग थ्योरी से ये फेल हो गया। फिर उसके बाद में जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने इसे क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया, और तब जाकर एक्सप्लेन हुआ सन 1905 में। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सफलतापूर्वक एक्सप्लेनेशन के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1905 में। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, तरंग सिद्धांत की असफलता के कारण, कि किस कारण से जो वेव थियरी थी वो फेल हो गई ना। प्रकाश को तरंग मानकर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन की गई तो जो तरंग सिद्धांत था वो कम्प्लीटली फेल हो जाता है। क्यों? तो उसके पीछे हम लोग रीजंस देखेंगे। आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए। तो नियम याद रहेंगे तभी आप उसे फेल कर पाओगे, तो नियम आपको सारे पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, इसके फेलर का रीजन बताएंगे और रीजन को लिखवाएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम कहता है कि जो आप प्रकाश उत्सर्जन की दर है ना, वो क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अब और दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आपकी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला और दूसरा नियम जो था, तो दूसरे नियम को इसी में इंक्लूड करते हैं। तो पहला नियम ये बताता है कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ना, करंट स्मॉल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, ये यानी कि जब आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दोगे तो धारा का मान बढ़ जाने का मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से। तो अब यहाँ पर कंसिडर करो कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर प्रकाश जो है वो इंसिडेंट करा रहे हैं हम लोग। कैसे इंसिडेंट करा रहे हैं? वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से जब प्रकाश को तरंगों के रूप में हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, ध्यान से समझना, जब प्रकाश को तरंगों के रूप में इंसिडेंट कराएंगे और जब क्या करेंगे, तीव्रता बढ़ा देंगे। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब, अभी प्रकाश इतना आ रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, जब आप प्रकाश की तीव्रता और ज़्यादा बढ़ा दिए इसमें ना, और ज़्यादा जब प्रकाश आएगा तो तीव्रता बढ़ाने पर जो कंपन है, तरंगों का आयाम है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता वो तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीव्रता आयाम से रिलेट कर रही है तो आयाम भी तीव्रता से रिलेट करेगा ना। तो यहाँ पे जब करेंगे तो आई इज़ इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई के, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट में आई बाई के। ठीक है, आई बाई के, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई, तो ए भी तो अनुक्रमानुपाती है ना। तो अब क्या होगा कि अगर तीव्रता बढ़ रही है तो निश्चित रूप से इसमें जो एम्पलीट्यूड्स है, एम्पलीट्यूड्स का मान बढ़ जाएगा। और जब प्रकाश जो तरंग है, तरंग का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो एनर्जी का रिलेशन जो एम्पलीट्यूड के साथ होता है तो वो भी यही होता है, आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर ना, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। मतलब कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने से यहाँ पर जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना ना, क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि अगर आप प्रकाश को तरंग कंसिडर किए हो और तरंग कंसिडर करके जब आप प्रकाश को किसी प्लेट पर इंसिडेंट कराओगे, ठीक है, तो तरंगों, चूँकि आप क्या कर रहे हो, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हो, तो तीव्रता से बढ़ाने से तरंग का एम्पलीट्यूड यानी आयाम बढ़ जाएगा। और जब तरंग का आयाम बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से ऊर्जा का भी मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा का मान जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे
उनकी भी ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो दूसरा नियम है क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ना आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती ना, तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। तो क्या हुआ, नियम फेल हो गया। प्रकाश वैद्युत का नियम जो है वो ये है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर तीव्रता जो है ऊर्जा पर निर्भर करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा नियम फेल हो गया, पहला और दूसरा नियम दोनों इंक्लूड करके। ठीक, अब फिर तो ये हम लोगों ने लिया। फिर दूसरे रीजन में जब तरंग कंसिडर किया गया तो तरंग कंसिडर करके ये बताया गया कि जब आप किसी प्लेट पर तरंग गिराते हो, तरंग इंसिडेंट करते हो, प्रकाश को तरंग के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, तो तरंग के इंसिडेंस होने पे तुरंत क्या करना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने चाहिए। तरंग सिद्धांत कहता है, तरंग सिद्धांत कहता है कि तरंगों में इतनी एनर्जी होती है कि जब तरंग इस प्लेट पे इंसिडेंट करेगी, तरंग गिरेगी, तो यहाँ से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव का चौथा नियम क्या कहता है कि किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तब तक नहीं होगा, ठीक है, जब तक इस तरंग की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यहाँ पर कह रही है, यहाँ पर तरंग की क्या बताया जा रहा है, चूँकि तरंगों के गिरने पर ऊर्जा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, तो केवल यहाँ पे तरंग की ही ज़रूरत होनी चाहिए और किसी भी आवृत्ति की तरंग। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या कह रहा है, नहीं, जब आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा नियम भी फेल हो गया। अब पांचवें नियम की बात करते हैं ना, तो पहला दूसरा एक साथ लिए, तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर अब पांचवा। तो पांचवा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना। तो प्रकाश वैद्युत का पांचवा नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के गिरने, ये प्रकाश यहाँ पर इंसिडेंट किया और तुरंत ही कहता है प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने में, इनमें कोई भी टाइम लैग नहीं होना चाहिए, समय पाश्चात्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि अगर प्रकाश को तरंग कंसिडर करते हैं तो जब भी तरंग क्या करेगी, किसी सरफेस पे आएगी तो तरंग की ऊर्जा पहले इस सरफेस की ऊर्जा को मिलेगी। अब वो सरफेस कैसा है, तो पूरी की पूरी तरंग जो है वो सरफेस में फैल जाएगी। इस तरीके से सरफेस में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको ऊर्जा देगी। तो इस सब में काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मतलब तरंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में घंटों समय लग सकता है। जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम कैसे कहता है कि नहीं, इसमें कोई भी टाइम लैग होता ही नहीं। तो इस प्रकार से जो तरंग थ्योरी थी वो कम्प्लीटली फेल हो गई।